बीपीएससी क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस की कड़ी में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कई परीक्षा जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई 39वीं से 69वीं तक, उस क्रम को देखते हुए जो नए स्वरूप आए उसमें हम लोग कई परीक्षा के प्रश्नों का संकलन और उसका पूर्ण विश्लेषण मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले थोड़ी सी ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिए, प्रश्न का चार्ट देख लीजिए कि 68वीं को यदि देखा जाए 69वीं का इसमें संकलित नहीं है। एक पुस्तक का भाग है जिसको आप तक पहुंचाई जा रही है। तो 68वीं में देख लें तो 23 क्वेश्चन है हिस्ट्री से, 15 आधुनिक भारत का है और जो 8 है प्राचीन एवं मध्य का, और बिहार विशेष का भी इतिहास है। तो 33 क्वेश्चन है, उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री ही। तो कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन का संबंध है हिस्ट्री से। और कमोबेश देखिएगा तो लगभग हर रूपों में एक ही है, लेकिन बिहार विशेष का जो रेडिकल चेंज है वो आप 65वीं से रेडिकल चेंज देखेंगे जब 25 पार किया है। 29, 26, 26, 29, 30 और 33। इसी तरह से 69वीं में भी 32, 33 पूछे गए थे, जिसको ध्यान में करके रखना चाहिए। भूगोल और पर्यावरण से 12 क्वेश्चन और बिहार विशेष को लगा दीजिए तो 17, 18 क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन से 8 क्वेश्चन और बिहार विशेष लगा दीजिए तो 10 से 12 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स 11 क्वेश्चन है, बिहार विशेष लगा दीजिए तो 13, 14 क्वेश्चन है। उसी तरह से विज्ञान में बिहार विशेष नहीं होता है, तो विज्ञान से 30 क्वेश्चन है। और करेंट जिसकी संख्या बहुत अधिक है। तो यदि आप इस बिहार विशेष और 30 क्वेश्चन ए आधुनिक भारत एवं राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र और भूगोल में से कोई एक पार्ट यदि कंट्रोल कर लेते हैं, जो छोटा पार्ट से, बड़ी आसानी से आप परीक्षा पास कर जाएंगे। 15, 33, 48, 30, 78 और 11, 78, 11, 89 और 12, 101। लेकिन 101 कंट्रोल करना मतलब आपको 90 से 95 लाना है, तो एक स्वाभाविक है कि रिस्क जोन होगा, क्योंकि आप 100% क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कुछ खंडों को पढ़ लेना चाहिए, और उसी कड़ी में मैं कहता भी हूँ कि उस खंडों को पढ़ लीजिए। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है जो आपने देखा है। हम लोग हमारी यह कक्षा विशेष रूप से प्रश्नों के विश्लेषण से संबंधित है, और जो प्रश्न का विश्लेषण होगा वो सबसे पहले प्राचीन भारत का होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे 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 बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन में आ जाइए, सीधे क्वेश्चन में आ जाइए। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन से अपनी परिचर्चा आरंभ करना चाहेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन, आगे बढ़िए, प्राचीन और मध्यकालीन, हाँ, यहां से हम शुरुआत करना चाहेंगे। ठीक है, और उसका पूरा विश्लेषण भी है। तो जानकारी में मैं दे दूं कि पहला क्वेश्चन है, आज मैं 25 क्वेश्चन को आप तक पहुंचाऊंगा पूर्ण विश्लेषण के साथ। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण किस रूप में जाना जाता था। तो गंगा का दक्षिण का भाग है मगध। तो मगध इस विकल्प में कहीं नहीं है, मगध इस विकल्प में कहीं नहीं है। इसलिए पहले 5 विकल्प होते थे, अब 4 कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा के दक्षिण मगध होते थे। और इस विकल्प में तक्षशिला है, और तक्षशिला का ये जो नदी है सिंधु और झेलम के बीच, इसको भी नोट करके रख लीजिएगा कि तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच है। दूसरा है विकल्प में चोल गोदावरी नदी के किनारे थी, और दक्षिण भारत का स्वर्णयुग था। दक्षिण भारत का स्वर्णयुग के रूप में हम चोल को जानते हैं। चोल की आरंभिक राजधानी उड़ेऊर थी, याद रखिएगा, उड़ेऊर थी, जो कपास के लिए प्रसिद्ध था। और इसके बाद जो दूसरे फेज की राजधानी बनी वो तंजौर बनी थी। तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रखिए।
कांस जो प्रतिमा थी, डांसिंग शिव का जो तांडव रूप है, ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चोल काल का। चोल काल में उत्तर मेरूर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। खैर अभी हम लोग चोल पे नहीं है, बल्कि एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं। एक अनर्थ एक शब्द था। ये अनर्थ क्या है? ये प्राचीन काल में वैदिक काल का एक साम्राज्य है जो उत्तरी गुजरात राज्य का निर्माण करता है। तो अनहर्थ महाभारत काल का है, गुजरात में पड़ने वाला एक क्षेत्र था, लेकिन इस विकल्प के अनुसार मगध इसका विकल्प होगा, इसका उत्तर होगा, जो नहीं था तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? इसमें भी विकल्प नहीं दिए गए हैं, ठीक है कि नहीं? तो यही देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग है वो कृषि के संबंध में 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। कितना हजार ईसा पूर्व के आसपास का है? 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ वो तो लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 के आसपास का है, लेकिन इसमें जो किताब में आंसर दिया 3000 ईसा पूर्व, लेकिन विकल्प तो गलत है। लोहे का जो साहित्यिक प्रमाण मिलता है वो कृष्ण अयस्क के रूप में मिलता है। लोहित अयस्क तांबे के धातु से संबंधित है। कृष्ण अयस्क लोहे के धातु के लिए इस्तेमाल किया गया है। अर्थवेद में लोहे के फाल का उल्लेख है और ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में भारतीय सैनिकों के लोहे की नोक वाले तीर के प्रयोग की जानकारी दी। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर कृषि के लिए लोहे का औजार का प्रयोग भारत में 800 से 700 ईसा पूर्व के आसपास का है। ऐसे एनसीईआरटी को यदि देखिएगा तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको मान सकते हैं। तो इस विकल्प के अनुसार कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास संस्कृत में शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय थी उसकी मरम्मत किसने कराई थी? इस विकल्प के अनुसार इसकी मरम्मत, ऐसे तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको याद रखना है, अशोक के समय में, रुद्रदमन के समय में और स्कंदगुप्त के समय में हुआ। तो इस विकल्प के अनुसार रुद्रदमन है जो शक का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने सातवाहनों के खिलाफ सैन्य विजय किया था और संस्कृत में उसका सबसे पहला शिलालेख जारी हुआ था, जो आपको याद करके रखना है। तो इस विकल्प के अनुसार यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन, सीएम अशोक, रुद्रदमन एवं स्कंदगुप्त, ये इसके 4 का संबंध किससे है? तो इस सुदर्शन झील से। नेक्स्ट है आपका हो गया, ठीक। नेक्स्ट है झांसी के पास, ये एनसीईआरटी फैक्ट है, देवघर और इलाहाबाद के पास गरवा में मंदिरों की जो मूर्तियां हैं वो किसका महत्वपूर्ण अवशेष है? तो देवघर का मंदिर जो है ईंटों का और गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है गुप्त कला का। और याद करवा दें कि गुप्त कला के काल में ही नागर शैली का निर्माण शुरू हुआ था, जो शिखर शैली के रूप में जाना जाता है। और शिखर शैली एक वैष्णव प्रतीक चिन्ह है जो मंदिर वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह मंदिर वृक्ष के साथ, मंदिर के कक्ष के साथ भगवान की छवि रखी जाती है, जो गुप्त काल में ही शुरू हुई थी। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान में करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कड़ी में आपको मैं जानकारी में दे दूं कि एक दशावतार मंदिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भी गुप्त काल की गुप्त शैली को बताता है। और इलाहाबाद का गरबा जो है वो भगवान विष्णु से ही संबंधित है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन है
कि किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों का सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1506 में हुआ था, उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी, तो बाबर ने, दिल्ली सल्तनत के बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, जो सही है, इसको ध्यान रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है, क्योंकि हेमू और बैरम खां के बीच ये युद्ध हुआ था। हेमू आदिल शाह की तरफ से और अकबर का प्रतिनिधि बैरम खां लड़ाई लड़े थे। हेमू को बैरम खां ने हरा दिया था और मार डाला गया था। तो यह अंतिम विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसको ध्यान रख सकते हैं। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, तो यह भी सही है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जो ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस 5 क्वेश्चन का जो आपके विश्लेषण है वो इस प्रकार है। इसका देख क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पदनाम किसके लिए जाना जाता है? तो जो ग्राम प्रधान थे उसके लिए चौधरी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लिखा भी हुआ है कि मुकद्दम या चौधरी एक ग्राम प्रधान थे। इस क्षमता में केवल गांव में ही सर्वोच्च राजस्व अधिकारी थे, न कि कोई राजस्व अधिकारी या ग्राम लेखाकार। तो चौधरी एक ग्राम प्रधान के रूप में जाना जाता था और आज भी उस क्षेत्र में उसे उसी रूप में जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं जानकारी में दे दूं, बढ़ाइए ना, तो है, इसको आगे बढ़ाइए ना ऊपर, कोई बात नहीं ना देते। हाँ जी, चलिए। अब उस चौधरी के कड़ी में इकता याद रखिएगा, प्रशासनिक इकाई थी मध्यकाल में, जिसके अध्यक्ष को मुक्ति या बड़े इकता को बली कहते थे। सिख जिला का इकाई था, जिसका अध्यक्ष सिकदार कहलाता था। परगना तालुका को कहते थे, चौधरी या अमील के रूप में जानते हैं, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। अब आइए 7वां क्वेश्चन है, तबकायत अकबरी, जो कभी कभी अब्बुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किताब निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, जिसे आप हर संभव स्थिति में याद करेंगे। यह अकबर के 36वें वर्ष में लिखा गया था। निजामुद्दीन अहमद प्रथम बख्शी के उच्च पद पर यह बैठा था, जिसको ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़िएगा। याद रखेंगे, दूसरा विकल्प था उसमें अब्दुल हमीद ने पातशाहनामा लिखा। अब्दुल हमीद ने पातशाहनामा लिखा, जो बादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। उसमें शाहजहां के जीवन की चर्चा की गई है। फिर गुलबदन बेगम ने हिमायूनामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने हिमायूनामा लिखा था, जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम एक उपनगरीय की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय इसके सबसे सही विकल्प होंगे। और कृष्णदेव राय को जो इतिहास जानता है, वो मध्यकाल में जो हिंदू वंश था विजयनगर, उसका सबसे महान शासक के रूप में अपनी माँ के नाम पर इसने नागलपुरम नामक एक उपनगर बसाया था। इतिहास में आंध्र भोज, आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। तुलभ वंश से संबंधित था। इन्होंने विजय महल, हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। राजनीति में तेलुगु पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था मुक्त मल्याद, और संस्कृत नाटक जाम्बती कल्याणम भी लिखा था। तो यह ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ाइएगा। याद रखिएगा कि विजयनगर के काल में अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 कवियों का प्रसिद्ध कवियों का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको याद रख सकते हैं। बारबोसा और पायस जैसे विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये 68वीं की परीक्षा में आपको पूछे गए थे ये 8 प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें कई तथ्यों की जानकारी प्राचीन और मध्यकाल के दृष्टि से आपने देखने का प्रयास किया। धन्यवाद। इसके बाद आ जाइए, 67वीं की पुनः परीक्षा हुई थी। हाँ कीजिए। 67वीं की पुनः परीक्षा हुई थी, और उस पुनः परीक्षा में किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी पे बैठा? तो चंद्रगुप्त ने।
उसका विकल्प था, क्यों बार बार छोड़, एक कोई मॉडल रखो ना। कितना बढ़िया तो था वो वाला। चलो ठीक है, पहले इसको पूरा कर लेने दो, बंद करो हाथ, जहाँ कहें वहाँ करना, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी पे बैठा। गुप्त काल को इतिहास में याद रखिएगा कि एरन का अभिलेख जो सती प्रथा के सबसे प्राचीनतम अभिलेख से संबंधित है, जिसका संबंध भानुगुप्त से है, और हरिसेन समुद्रगुप्त के काल में राजकवि थे। इन सब कारणों से हम गुप्त काल को फिलहाल याद रखने का प्रयास करें। आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए। इसे भी याद रखिएगा, विशाखा दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम में समुद्रगुप्त को रामगुप्त के द्वारा सफल बनाया गया था। बहुत कम समय तक शासन किया और अपनी रानी ध्रुव देवी को शक आक्रमणकारी को सौंप दिया था, और इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी थी, तो जिसको ध्यान में रख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराना था, तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से थी। अश्वमेध यज्ञ किया था और सकरादित्य की उपाधि ली थी, और खुद भी विक्रमादित्य की परंपरा यहीं से शुरू होती है। उज्जैन को उसने राजधानी बनाया था, और इस दृष्टि से याद रखिए उसके काल में फाहियान ने यात्रा की थी भारत की। 9 वर्षों तक वो भारत में रहा था, और गुप्त काल के कई पक्ष को उसने सामने लाने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, पारामिहिर, भरूची, खटपर्णी, छपनक, बेताल भट्ट और शंकु जैसे नवरत्न रहा करते थे। नेक्स्ट, वर्धन वंश की नींव किसने रखी थी? पुष्पभूति ने। वर्धन वंश की नींव तो पुष्पभूति ने रखी थी, जिसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है कि नहीं। और वो गुप्त के सामंत थे। आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी, और इसका पहला महत्वपूर्ण जो शासक था वो प्रभाकर वर्धन थे, तो इसको जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे महान शासक हर्षवर्धन इसके दरबार में थे, और शिलादित्य जो हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से जाने जाते थे, कि रोमन साम्राज्य के साथ अपनी राजधानी बनाई थी, याद स्थापित किया था, और बाटापी के साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध द्वितीय के द्वारा किया था। नर्मदा नदी के पास से रोका गया था, और इसके काल में राजवंश राजवंश के साथ इसके अच्छे संबंध, और इसने इसको ध्यान रखा। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा को लोकप्रिय बनाने का इन्होंने काम किया वाले कुषाण के राज के दरबार में बाणभट्ट अगस्त्य में इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित लिखा था। उन्होंने स्वयं भी नागानंद और रत्नावली। वह मुस्लिम शासक कौन था कि जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का अंग माना जाता था? तो उसका साम्राज्य इल्तुतमिश उसके सही विकल्प होंगे। इल्तुतमिश जो ध्यान रख सकते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने 1211 में आराम बख्श को हराया था और अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। 1229 में हम क्यों याद रखें इल्तुतमिश को? तो 1229 में अब्बासिद खलीफा से मंसूर की उपाधि प्राप्त किया था, और कानूनी दृष्टि से वह संप्रभु शासक बना था। उसने भारत में अरबी सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत करते हुए अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकार नामित किया, तो यह उसके प्रगतिशील सोच को दिखलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शासक खलीफा की सत्ता का विरोध किया? और इसके विकल्प के अनुसार मैं बता दूं कि ई होगा, इसके विकल्प के अनुसार आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। मूलतः हालांकि जब कहेंगे तो मुबारक खिलजी इसके आंसर होंगे। जब कहा था कि मैं खुद खलीफा हूँ, खलीफतुल्लाह की उपाधि भी धारण किया था, इसलिए इस विकल्प के अनुसार ई होगा, जिसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, तुगरील खां, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरील खां ने किसके शासनकाल में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो उसका आंसर बलबन है, जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया था। तुगरील खां बंगाल का सूबेदार था, और 1579 में उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, जिसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ाइएगा इसके एक्सप्लेनेशन में। याद रखिए,
कि बलबन ने तुगरील खां का मुकाबला करने के लिए अजीज खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, और हालांकि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अजीज खां को हरा दिया, तो बलबन स्वयं वो तुगरील खां को दबाने के लिए गया था और अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। तो तुगरील खां का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ 1686-90 में युद्ध लड़ी थी। तो इसको ध्यान रख सकते हैं। आंग्ल भारतीय युद्ध देखा जाए भारतीय पृष्ठभूमि में तो यही था। इसके अलावा अंग्रेज को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। मुहत्सिब नामक एक उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारी के तहत नैतिक कोड लागू करने के लिए एक अलग विभाग बनाया था। उन्होंने दरबार में संगीत को प्रतिबंधित किया था और अकबर द्वारा शुरू किया गया झरोखा दर्शन की प्रथा को भी बंद कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1679 में उन्होंने जजिया और तीर्थयात्री कर को फिर से लागू किया था। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को उन्होंने हत्या कर दी थी, जिस कारण से हम उन्हें याद रखने का प्रयास करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो लोथल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हालांकि अन्य स्थल भी है जैसे धौलपुर है, रंगपुर है, तुरकोटरा है, लेकिन इसको लोथल को हम लोग बंदरगाह शहर भी कहते हैं। इस दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ही लोथल का ही डिस्क्रिप्शन में 2-3 तथ्य को याद रखिएगा, और वो है लोथल डॉकयार्ड, जहाज बनाने का स्थान, चावल का छिलका मिला, अग्निवेदी मिली, युगल समाधान मिला, एक जहाज का टेराकोटा मॉडल मिला, फारसी मोहर मिली, पक्षी और लोमड़ी के साथ चित्रित जार मिला, घोड़े का टेराकोटा आकृति। ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, जो पल्लव के सामंत थे और 820 ईस्वी में तंजौर पे कब्जा किया था और तंजौर को ही राजधानी बनाया था। बाद में गंगईकोंड चोलपुरम भी था। चोल वंश के महानतम राजाओं में राज थे, जिन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था, ध्यान रखिएगा। और राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी और शहर बसाया था। चोल के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो पूछा हुआ प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। किरात अर्जुनियम पुस्तक के किसने लिखी थी? तो भारवी ने किरात अर्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, भट्टी ने लिखी थी किरात अर्जुनियम। शूद्रक, इस विकल्प में एक शूद्रक भी है जिसने ये 3 किताब लिखी थी, विशेषकर मृष कटकम को नहीं भूलेंगे। इसके बाद है कालिदास की मुख्य रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव। ये सभी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक था, जिसको याद रख सकते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो शुरुआत किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जबकि इल्तुतमिश ने पूरा किया था, तो जो ध्यान रख सकते हैं। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1993 में इसको घोषित किया गया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जैसे चोल का भी विजयालय पढ़े तो इसका था हरिहर बुक्का, और अपने पिता के सम्मान में संगम वंश की नींव रखी थी। अपने पिता के सम्मान में संगम वंश की नींव रखी थी। आगे बढ़िए। संगम वंश की नींव रखी थी। 1 मिनट रुक जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण शासक थे संगम वंश के देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय।
देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलस क्वांटी ने यात्रा की थी और देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक ने यात्रा की थी। तो क्वेश्चन आप भले ही कम बना रहे हैं आज, लेकिन तथ्यों के दृष्टि से परिपूर्ण है। सलूब वंश के संस्थापक नरसिम्हा थे और तुलुब के वीर नरसिम्हा कृष्णदेव राय इसी वंश के थे, जिसके विषय में अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अरबिड्डू वंश के संस्थापक तिरुमला राय थे। याद रखेंगे। किस मुगल सम्राट के समय में सर टॉमस रॉ भारत आया था? इसका आंसर है, इस विकल्प को पहले देख लें, बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। टॉमस रॉ जहांगीर के काल में आए थे। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। हालांकि उसके पहले हॉकिंस जिनको उन्होंने काफ़ी सम्मान दिया था, हॉकिंस को 400 मनसब भी दी थी और हॉकिंस को खान के रूप में भी, इंग्लिश खान के रूप में भी हम लोग जानते हैं। जहांगीर के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सलीम के नाम से जाना गया। न्याय के जंजीर आगरे के किले में स्थापित किए, जिसे जंजीर अदल कहा गया। खुसरो को समर्थन देने के लिए 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था फारसी में तुजुके जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फारसी में लिखी गई अकबरनामा की तीसरी भाग है ये, तो ये ध्यान रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से। अब्दुल कादिर साहब ने तारीख बंदाइनी लिखी थी, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और तबकात अकबरी निजामुद्दीन अकबर अहमद के द्वारा लिखा गया था। तो ये सभी पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं विश्लेषण के आलोक में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव जाति का पहला जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी में मिला? तो ये नर्मदा घाटी है, तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसको जो खोजा था मध्य प्रदेश में, इसको जो खोजा था उसका नाम था सोनकिया। तो खोजने वाले थे सोनकिया, जो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इस विकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य होगा, जो ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैनी हो गए थे, भद्रबाहु उनके गुरु थे, जिनके साथ वो चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवण बेलगोला चले गए थे। कुम्हरार में मौर्य का अवशेष मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुलंदीबाग, कुम्हरार, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? तो गांधार शैली में बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति बैठे हुए बुद्ध की बनाई गई है, जो जमालगढ़ी स्थल पर खोजी गई थी। कुषाण साम्राज्य के दौरान इसका निर्माण किया गया था। यह उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में यह कला विकसित हुई थी। गांधार कला को इंडो ग्रीको रोमन कला के नाम से भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के साथ हम आज इसी कक्षा को यहीं तक रखना चाहेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 26 से कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, यहाँ से हम परिचर्चा आरंभ करेंगे, जो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारी कल परिचर्चा आरंभ होगी 50 तक। तो इस तरह से दिन भर में 50 क्वेश्चंस को हम विश्लेषण करके आप तक पहुंचाएंगे। आपका काम होगा कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ पल हमारे साथ भी बिताइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।